Good morning class. How are you? I hope you are well with your family members. Today I am going to teach you colloidal state और colloidal chemistry related to surface chemistry. आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 से सरफेस केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे। सरफेस केमिस्ट्री में एक टॉपिक है जिसे हम लोग कहते हैं कोलाइड्स और कोलाइडल स्टेट, कोलाइडी अवस्था बोलते हैं जिसे। चलिए सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि कोलाइड्स क्या होते हैं। ये शब्द लिखा हुआ है जिसे हम लोग कहते हैं कोलाइड्स। ये शब्द जो है एक वैज्ञानिक है थॉमस ग्राहम। एक वैज्ञानिक है थॉमस ग्राहम, उन्होंने फर्स्ट टाइम इस शब्द को इंट्रोड्यूस कराया था। ये कोलाइड शब्द को इंट्रोड्यूस कराया था। कोलाइड शब्द एक ग्रीक वर्ड से बना है। ग्रीक भाषा का शब्द है और ग्रीक भाषा का जो शब्द है वो शब्द है कोला, और इस कोला से ही ये शब्द बना है जिसे हम लोग कहते हैं कोलाइड्स। तो ये कोला शब्द से ही शब्द बना है कोलाइड्स, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब ये कोला मीन्स क्या होता है? कोला का मतलब होता है ग्लू लाइक। ग्लू लाइक को हिंदी में कहेंगे हम लोग गोंद के समान। बेटा ये कोलाइड की व्याख्या है। कोलाइड शब्द कहां से आए? ऐसे पदार्थ जिनका स्वरूप गोंद के जैसा होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? कोलाइड्स कहते हैं। और ये जो कोलाइड शब्द बना है ग्रीक शब्द से बना है, और ग्रीक शब्द क्या है? कोला। ये जो ग्रीक शब्द है वो ग्रीक शब्द क्या है बेटे? ये ग्रीक शब्द है कोला। कोला से बना है। कोला का मतलब होता है ग्लू लाइक, यानी गोंद के समान। ऐसे पदार्थ जो गोंद के समान दिखाई देते हैं वो कोलाइड्स कहलाते हैं। और कोलाइड्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? थॉमस ग्राहम ने इस शब्द को इंट्रोड्यूस कराया था। चलिए, तो बहुत सारे पदार्थ होते हैं, कुछ कोलाइड की श्रेणी में आते हैं, कुछ नहीं आते हैं। तो कोलाइड क्या होते हैं ये तो हमने आपको बता दिया। ऐसे पदार्थ जो गोंद के समान दिखाई देते हैं वो कोलाइड्स होते हैं, और जो ऐसे नहीं होते हैं उनकी दूसरी कैटेगरी है क्रिस्टलॉइड्स। कोलाइडल स्टेट में पदार्थों को दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी कहलाती क्रिस्टलॉइड्स, जिसे हम लोग क्रिस्टलाब बोलते हैं, और दूसरी कैटेगरी होती है कोलॉइड्स की। तो कोलाइडी मतलब पदार्थों को दो कैटेगरियों में बांटा गया है। पहली कैटेगरी कहलाती है क्रिस्टलॉइड, क्रिस्टलाब, और दूसरी कोलाइडी कहलाती है पदार्थों की जो अवस्था या पदार्थों का जो ग्रुप है वो कोलाइड कहलाता है। अब क्रिस्टलाब को हम लोग इंग्लिश में बोल देते हैं क्रिस्टलॉइड। क्रिस्टलॉइड्स, और कोलाइड को इंग्लिश में तो कोलाइड ही बोलते हैं। तो बेटे दो कैटेगरी हो गई। एक होती है क्रिस्टलाब जिसे क्रिस्टलॉइड्स बोलते हैं, एक होती है कोलाइड्स। तो कोलाइड्स हैं। अब ये क्रिस्टलॉइड्स क्या होते हैं? ये क्रिस्टलॉइड भी दो शब्दों से मिलकर बना है, क्रिस्टलॉइड्स। ऑइड्स मीन्स होता है लाइक। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, क्रिस्टल प्लस ऑइड्स। क्रिस्टल प्लस ऑइड्स, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, और ये शब्द बना है जो कोलॉइड है। और ये जो कोला दिख रहा है, कोलॉइड्स में कोला लिखा है, ये कोला में जो लिखा हुआ है ये वास्तव में कौन सा कोला है? KOLL, ये वाला कोला है। और इस कोला का मतलब होता है ग्लू लाइक, गोंद के जैसा। कोला
फिर ये कोला हुआ, ऑइड्स का मतलब होता है लाइक। तो बेटा ये ऑइड्स लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है लाइक। ये ऑइड्स लिखा है, इसका मतलब लाइक। क्रिस्टलॉइड्स पदार्थों की एक बिरादरी है, पदार्थों की दूसरी बिरादरी को कोलॉइड्स कहते हैं। ये कोलॉइड्स कोला से बना, कोला से ये कोला हुआ और इस कोला से ये कोलॉइड्स हो गया। तो पदार्थों की दो वैरायटी होती हैं, एक होती है क्रिस्टलॉइड्स यानी क्रिस्टलाभ बोलते हैं, और दूसरी को बोलते हैं कोलॉइड बोलते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टलाभ और कोलॉइड के आधार पर पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है। अब एक पदार्थ होता है जिसे हम लोग कहते हैं चर्मपत्र। एक पत्र होता है जिसे हम लोग कहते हैं चर्मपत्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पर्चमेंट पेपर। चर्मपत्र यानी पर्चमेंट पेपर बोलते हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल यहां होता है पहचान करने में कौन से पदार्थ क्रिस्टलाभ है, कौन से पदार्थ कोलॉइड है। वे पदार्थ जो इस चर्मपत्र, ये चर्मपत्र क्या होता है चलिए बता देता हूं मैं। इसका प्रयोग भोजन वोजन पैकिंग के समय किया जाता है। एक पेपर होता है, उसका इस्तेमाल यहां पहचान आइडेंटिफिकेशन में होता है कौन कोलॉइड है और कौन कोलॉइड नहीं है। तो पदार्थों की दो वैरायटी होती है, क्रिस्टलाभ और एक कोलॉइड। अब जो क्रिस्टलाभ टाइप के पदार्थ होते हैं, जो क्रिस्टलॉइड होते हैं, वो उनके विलयन इस चरम पत्र से शीघ्रता से विसरित हो जाते हैं। और ऐसे पदार्थ जो स्वभाव से कोलॉइड नेचर के होते हैं, उनके विलयन चरम पत्र से धीरे धीरे विसरित होते हैं। इस पर्चमेंट पेपर पर यदि आप गोंद डाल दीजिए, जिलेटिन डाल दीजिए, तो वो धीरे धीरे विसरित होते हैं, जबकि क्रिस्टलाभ जो है उनके विलयन डाल देंगे तो शीघ्रता से विसरित होते हैं। चलिए अब ये बात हम लोगों ने जान ली, कोलॉइड शब्द का इस्तेमाल थॉमस ग्राहम ने किया था। ये एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द कोला से बना है, कोला से बना है कोलॉइड्स, और इसका मतलब होता है ग्लू लाइक यानी गोंद के समान। तो ऐसे पदार्थ जो गोंद के समान होते हैं वो कोलॉइड्स की श्रेणी में आते हैं। इस आधार पर कोलॉइडल केमिस्ट्री में पदार्थों को दो श्रेणी में बांटा गया है। एक श्रेणी क्रिस्टलाभ कहलाती है, जिसे क्रिस्टलॉइड कहलाते हैं। क्रिस्टल प्लस ऑइड, इसका मतलब होता है क्रिस्टलॉइड। ऑइड का मतलब होता है लाइक, मतलब ऐसे पदार्थ जो क्रिस्टल जैसे होते हैं, जैसे NaCl है, चीनी है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, सो मेनी थिंग्स है, और भी सारे साल्ट हैं, वो सब क्रिस्टलॉइड की श्रेणी में आते हैं। कोलॉइड क्या होते हैं? कोलॉइड शब्द बना है कोला से, कोला मतलब कोला और कोलाऑइड्स मतलब गोंद के समान जैसे पदार्थ, उन्हें कोलॉइड कहते हैं। तो चलिए पदार्थों की दो वैरायटी हो गई, अब हम इसको मिटा करके इनकी व्याख्या करते हैं। चलिए अब हम लोग पदार्थों का वर्गीकरण करते हैं। पदार्थों का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है, एक कहलाते हैं क्रिस्टलाभ, दूसरे कहलाते हैं कोलॉइड्स। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है क्रिस्टलाभ तथा कोलॉइड में क्या अंतर है, या क्रिस्टलाभ किसे कहते हैं, या कोलॉइड्स केवल कोलॉइड्स किसे कहते हैं। तो चलिए अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ। पहला टॉपिक हम लिख रहे हैं क्रिस्टलाभ। क्रिस्टलाभ, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टलॉइड्स, इसको क्रिस्टलॉइड्स कहते हैं। ठीक है, अब बेटा ये क्रिस्टलॉइड्स कैसे होते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको इनको एक्सप्लेन किया था। क्रिस्टलॉइड्स मतलब क्रिस्टल के लाइक, ऐसे पदार्थ जिनके विलयन चरम पत्र से शीघ्रता से विसरित हो जाते हैं। ये सारा खेल यहां कौन डिसाइड करेगा, कौन तय करेगा कौन से पदार्थ क्रिस्टलाभ है, कौन से पदार्थ कोलॉइड है, तो उसका डिसीजन कौन लेगा? पर्चमेंट पेपर, चर्मपत्र। चर्मपत्र ये तय करेगा, पर्चमेंट पेपर ये तय करेगा कि कौन क्रिस्टलॉइड है और कौन कोलॉइड है। तो हम लोग ध्यान रखेंगे इस बात का। तो इनके बारे में लिख सकते हैं, वे पदार्थ जिनके विलयन चर्मपत्र से शीघ्रता से
से विस्तृत होते हैं, विस्तृत हो जाते हैं, क्रिस्टलॉइड्स कहलाते हैं। ये बेटा क्रिस्टलॉइड की डेफिनेशन हो गई। और ये फैसला कौन करता है? चरम पत्र, कौन क्रिस्टलॉइड है और कौन कोलाइड है। तो वे पदार्थ जिनके विलयन चरम पत्र से शीघ्रता से विस्तृत हो जाते हैं, जिनके विलयन चरम पत्र से शीघ्रता से विस्तृत हो जाते हैं, वो शीघ्रता से विस्तृत हो जाते हैं, क्रिस्टलॉइड कहलाते हैं। जैसे नमक का विलयन, नमक क्रिस्टलॉइड है जलीय विलयन में, अम्ल है, लवण है, क्षार है, बहुत सारे पदार्थ ये सब क्रिस्टलॉइड की स्थिति में रहते हैं। इनके विलयन आप चरम पत्र से छानेंगे तो शीघ्रता से छन जाएंगे। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, उदाहरण, जल में नमक, चीनी, ग्लूकोज, लवण, अम्ल व क्षार आदि का विलयन। ठीक है, इनका विलयन शीघ्रता से छन जाता है चरम पत्र द्वारा, इसलिए ये क्रिस्टलॉइड है, ये क्रिस्टलॉइड की श्रेणी में। सीधा फैसला कौन लेता है? परचमेंट पेपर, चरम पत्र। जिसके विलयन चरम पत्र से शीघ्रता से विस्तृत होते हैं वो क्रिस्टलॉइड है, नहीं होते हैं धीरे धीरे विस्तृत होते हैं वो कोलाइड है। चलिए, दूसरी कैटेगरी होती है पदार्थों की, उनको बोलते हैं कोलाइड है। कोलाइड, ये कोलाइड्स। तो भैया कोलाइड का फैसला भी कौन लेगा? ये चरम पत्र ही लेगा। वे पदार्थ जिनके विलयन चरम पत्र से धीरे धीरे विस्तृत होते हैं कोलाइड कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनके विलयन पार्चमेंट पेपर से धीरे धीरे विस्तृत होते हैं, धीरे धीरे विस्तृत होते हैं, कोलाइड कहलाते हैं। ये कहलाते हैं कोलाइड्स। और ये कोलाइड्स कैसे होते हैं? गोंद के समान होते हैं। जैसे NaCl का बेंजीन में विलयन कोलाइडल स्टेट बनाता है। ठीक है, ये हम लोग ध्यान रखेंगे अलग से कि NaCl यानी सोडियम क्लोराइड पानी में तो क्रिस्टलॉइड है, लेकिन बेंजीन में NaCl का विलयन कोलाइड की तरह कार्य करता है, क्योंकि उसमें संगुणन हो जाता है। NaCl के कई सारे अणु जुड़ करके एक बड़ा अणु बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम इसके और एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं। और सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे गोंद, ग्लू बोलते हैं, गोंद, जिलेटिन, गोंद, जिलेटिन, एल्ब्यूमिन आ जाएगा, स्टार्च, ये सब कोलॉइड की श्रेणी में आते हैं। कोलॉइड, तो बेटे कोलॉइडल केमिस्ट्री में पदार्थों की दो कैटेगरी बनाई गई हैं। पहली कैटेगरी कहलाती है क्रिस्टलाब, अभी हमने डिस्कस किया था। क्रिस्टलाब का मतलब होता है क्रिस्टलॉइड्स, क्रिस्टलॉइड्स, ऑइड्स का मतलब होता है जैसे, क्रिस्टल जैसे।
आप NaCl ले सकते हैं, चीनी, ग्लूकोज, जिसका जली विलयन चर्मपत्र से, चर्मपत्र ध्यान रखना पर्चमेंट पेपर फैसला लेता है कौन क्रिस्टलॉइड है कौन कोलॉइड है। चर्मपत्र से जो छल रहा है वो क्रिस्टलॉइड है, नहीं छल रहा है, धीरे धीरे विकसित हो रहा है, वो कोलॉइड है। तो चलिए, ये हमने एक छोटा सा टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर लिया, क्रिस्टलाभ क्या है और कोलॉइड क्या है। चलिए, अब इस टॉपिक को डिस्कस करने के बाद हम लोग अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगले टॉपिक को हम समझाने से पहले एक बात आपको बता दें कि कोलॉइड्स और क्रिस्टलाभ में के बाद हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि जो नमक है, नमक पानी में क्रिस्टलाभ की तरह कार्य करता है और बेंजीन में कोलॉइड की तरह कार्य करता है। अब आप कहें तो आइडेंटिफिकेशन में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, नमक को हम किस श्रेणी में रखेंगे? नमक को श्रेणी में नहीं रखेंगे। बात हम बता चुके हैं आपको, बात वही है कि जो पदार्थ के विलयन चरमपत्र से विकसित हो जाए शीघ्रता से, वो क्रिस्टलाभ की श्रेणी में है और धीरे धीरे विकसित हो वो कोलॉइड है। चाहे कोई पदार्थ हो, अगर वो धीरे धीरे विकसित हो रहा है दैट मीन्स वो कोलॉइड है, शीघ्रता से विकसित हो रहा है दैट मीन्स वो क्रिस्टलॉइड्स है। तो नमक पानी में क्रिस्टलॉइड की भूमिका में रहता है, बेंजीन में कोलॉइड की भूमिका में रहता है। केवल नमक ही नहीं, ऐसे कई और भी पदार्थ हैं जो ऐसा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब आप लोग थोड़ा बैक में जाते हैं। अभी हमने कुछ दिनों पहले एक चैप्टर पढ़ा था सॉल्यूशन, हम लोग फिर से उसी सॉल्यूशन को याद करते हैं। तो सॉल्यूशन में दो घटक होते कंपोनेंट्स, एक होता है सॉल्यूट जिसे हम लोग विलेय कहते हैं, विलेय, और एक होता है सॉल्वेंट जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विलायक। तो ध्यान रखेंगे सॉल्यूशन का मतलब होता है विलयन और सॉल्यूट को हिंदी में कहते हैं विलेय और सॉल्वेंट को हिंदी में कहते हैं विलायक। किसी विलयन में दो अवयव होते हैं। तो ये तो विलयन की बात हो गई भाई। अब विलयन को हम अगर थोड़ा सा कोलॉइडल स्टेट में आए, ये भी तो विलयन है। नमक को आप पानी में घोल रहे हैं, जल में नमक घोल रहे हैं, चीनी घोल रहे हैं जल में, ग्लूकोज घोल रहे हैं किसी लेवल, तो यहां भी तो विलयन बनेगा। तो ये विलयन है। लेकिन ये लोग क्या, इनके जो विलयन है, गोंद को पानी में घोल दिया, जिलेटिन को पानी में डाल दिया, एल्ब्यूमिन को पानी में डाल दिया, स्टार्च को पानी में डाल दिया, इनके जो विलयन को हम लोग आज अलग नजरिए से प्रदर्शित करते हैं। तो कोलॉइडल केमिस्ट्री में या कोलॉइडल स्टेट में, कोलॉइडल स्टेट मतलब ये तो सामान्य विलयन की बात हो रही है। जब हम कोलॉइडल स्टेट में आएंगे तो वही सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन को हम लोग सिस्टम कहेंगे, सिस्टम। इसी सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, सिस्टम। और जो जिसे हम लोग सॉल्यूट कहते हैं ना, जिसे हम लोग सॉल्यूट कहते हैं, ये सॉल्यूट बराबर हो जाएगा ये सॉल्यूट बराबर हो जाएगा डिस्पर्स्ड फेज के। सॉल्यूशन यहां भी है, सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, विलेय है, विलायक है। जब विलेय विलायक में मिला दिया जाता है तो विलयन तैयार हो जाता है। कोलॉइडल स्टेट में क्या बात करते हैं, कोलॉइडल स्टेट में वही सब है। अब हम सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, कोलॉइडल सिस्टम कहेंगे। क्या कहेंगे, सिस्टम कहें या फिर पूरा नाम देंगे इसको कोलॉइडल सिस्टम। कोलॉइडल सिस्टम कहेंगे, इसे कोलॉइडल निकाय भी कह सकते हैं। जो सॉल्यूट है उसको कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज, और दूसरा जो सॉल्वेंट होता है ना, सॉल्वेंट होता है उसको बोलते हैं डिस्पर्सन मीडियम। तो बेटे चीज वही है, नामकरण अलग हो गया। सॉल्यूशन को हम लोग सॉल्यूशन ना कह करके अब क्या कहेंगे, उसे अब हम क्या कहेंगे, कोलॉइडल सिस्टम कहेंगे।
और सॉल्यूट को सॉल्यूट ना करके क्या कहेंगे, डिस्पर्स्ड फेज कहेंगे। क्या कहेंगे, डिस्पर्स्ड फेज। इसको याद रखें आप लोग, 1 मिनट। तो बेटे इस कोलाइडल सिस्टम को हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं, सॉल्यूशन जो कोलाइडल सिस्टम है, कोलाइडल सिस्टम में डिस्पर्स्ड फेज होता है और डिस्पर्सन मीडियम होता है। ठीक है, जो डिस्पर्स्ड फेज है इसको अभी हम लोग और विस्तार से समझा देते हैं। इतना आप समझ लीजिए, इसके बाद हम आगे इसको मिटा देते। तो चलिए अब कोलाइडल सिस्टम को एक अलग तरीके से देखते हैं। तो कोलाइडल सिस्टम हम बात कर रहे हैं कोलाइडल सिस्टम की। तो कोलाइडल सिस्टम को हम लोग देखते हैं, इसमें 2 घटक होते हैं। एक को बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज। अब इसको, इस डिस्पर्स्ड फेज को हिंदी में क्या कहते हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था। और दूसरा घटक होता है जिसे हम लोग कहते हैं डिस्पर्सन मीडियम। इसको हिंदी में बोलते हैं परिक्षेपण माध्यम। ये परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम 2 अवस्थाएं होती हैं। जैसे किसी विलयन में जो विलेय की हैसियत होती है, किसी साधारण विलयन में जो विलेय की हैसियत होती है वो परिक्षिप्त प्रावस्था है। यहां किसी विलयन में जो विलायक की हैसियत होती है वो परिक्षेपण माध्यम है। परिक्षेपण माध्यम वो होता है जिसमें कोई चीज होती है। परिक्षेपण माध्यम वह होता है जिसमें कोई चीज छिपी होती है, और जो छिपी हुई प्रावस्था है उसे कहते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था, छिपी हुई प्रावस्था। अब बताइए, विलेय छिपा होगा या विलायक? किसी विलयन में विलेय छिपा होगा या विलायक? तो जाहिर सी बात विलेय छिपा रहता है, विलायक नहीं। ठीक है, अभी आपने देखा है विलेय और विलायक 2 अवस्थाएं होती हैं। जो विलायक होता है उसका स्वरूप विलयन के जैसा होता है। आप किसी विलायक में विलेय मिलाएंगे तो जो विलयन बनता है उसका स्वरूप विलायक के जैसा होता है, विलेय के जैसा नहीं होता है। तो किसी विलयन का वह घटक जो विलयन के समान होता है उसे तो सॉल्वेंट यानी विलायक कहते हैं, और वह घटक जो छिपा रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विलेय कहते हैं। छिपी हुई प्रावस्था विलेय है। या यूं कहें कि जो कम अमाउंट में है वो विलेय होता है, जो अधिक अमाउंट में है उसे विलायक कहते हैं। तो जो कम है वही छिपा होगा, जो ज्यादा हो उसमें वो छिप जाता है। इसीलिए यहां शब्द क्षिप्त इस्तेमाल किया गया। परिक्षिप्त प्रावस्था मतलब छिपी हुई प्रावस्था, और इधर कहते हैं परिक्षेपण माध्यम मतलब छिपाने वाला माध्यम। जो छिपाने वाला माध्यम है ये होता है विलायक के समरूप। लिखे दे रहा हूं मैं, ये होता है विलायक के समरूप, विलायक के रूप में होता है, जिसे हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। और ये होता है किसके समरूप? विलेय के जैसा होता है, यानी सॉल्यूट के जैसे। क्लियर हो गई बात? तो परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होती है? परिक्षेपण माध्यम। ये विलेय और विलायक के नाम हैं। बस जब ये विलेय विलायक कोलाइडल सिस्टम में होता है, किसमें? कोलाइडी सिस्टम में, कोलाइडी निकाय में होता है, तो इसे हम लोग डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम, परिक्षिप्त प्रावस्था यानी परिक्षेपण माध्यम के नाम से जानते हैं। चलिए अभी हमने इसको समझा। अब इसके बाद अगले टॉपिक, कणों के आधार पर विलयन का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, विलयन का वर्गीकरण। तो लिखेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब विलयन का वर्गीकरण। विलेय के कणों के आधार पर, विलेय
कि कणों के आधार पर विलेय के कणों के आधार पर विलयनों को निम्न 3 भागों में बांटा गया है। रखा गया है। तो विलयन के 3 भाग बना दिए, उनके अलग अलग भागों में रखा गया है। तो चलिए, पहला भाग है जिसे हम लोग कहते हैं वास्तविक विलयन। पहला भाग है वास्तविक विलयन। ट्रू सॉल्यूशन। ये पहली कैटेगरी है, ट्रू सॉल्यूशन, वास्तविक विलयन। अब देखो भैया, विलेय के कणों का आकार विलायक के कणों का आकार लगभग 10⁻⁷ सेंटीमीटर की रेंज का होता है। वास्तविक विलयन वे विलयन होते हैं जिनमें विलेय के कणों का आकार विलेय के कणों का आकार 1 × 10⁻⁷ सेंटीमीटर के लगभग 1 × 10⁻⁷ सेंटीमीटर के लगभग होता है विलेय के कणों का आकार। और यह आकार बराबर होता है लगभग विलायक के कणों का आकार। विलेय के कणों का आकार और विलायक के कणों का आकार लगभग बराबर होता है। दूसरी बात, समांगी दिखाई देते हैं। समांगी यानी होमोजीनियस दिखाई देते हैं, पारदर्शी होते हैं। पारदर्शी को कहते हैं इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट। पारदर्शी होते हैं, समांगी होते हैं, पारदर्शी होते हैं, स्थायी होते हैं। ये बेटे वास्तविक विलयन के बारे में बात बताती है। और इनमें कौन कौन आते हैं? नमक, चीनी, यूरिया आदि का जलीय विलयन। नमक, यूरिया, चीनी आदि का जलीय विलयन इस श्रेणी में आता है। तो ये बेटे वास्तविक विलयन के बारे में हमने आपको बता दिया। वास्तविक विलयन के बारे में समझ लीजिए। विलेय के कणों का आकार लगभग 1 × 10⁻⁷ सेंटीमीटर के लगभग होता है। समांगी होते हैं, ये विलयन समांगी होते हैं। मतलब समांगी का कहने का मतलब ये कि विलेय और विलायक में आप विभेद नहीं कर सकते हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये कण विलेय का है और ये कण विलायक का है। वास्तविक विलयन में स्थायी होते हैं, नमक, चीनी, यूरिया आदि का जलीय विलयन। और एक बात और लिख सकते हैं इसमें, चरमपत्र से शीघ्रता से विसरित होते हैं। चरमपत्र से शीघ्रता से विसरित होते हैं। चरमपत्र से शीघ्रता से विसरित होते हैं। ये वास्तविक विलयन के बारे में मैंने बात बता दी आपको। ये पहला पॉइंट क्लियर कर दिया वास्तविक विलयन एंड ट्रू सॉल्यूशन के बारे में। चलिए, दूसरी कैटेगरी है विलयनों की जिसे हम लोग कहते हैं कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन, इसको इंग्लिश में कहते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। इसे इंग्लिश में कहते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। भाई इनमें क्या खास बात होती है कोलाइडल सॉल्यूशन में कि इनमें विलेय की कणों का आकार
विलेय के कणों का आकार, विलेय के कणों का आकार 2 गुणा 10 की घात, एक्चुअली मैं इसको लिखे 1 इंटू 10⁻⁻7 से 2 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर के बीच में होता है। ठीक है, लगभग रेंज इतनी रहती है इनकी, 1 इंटू 10⁻⁻7 से, तो इनकी रेंज रहती है 1 इंटू 10⁻⁻7 से 2 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर की रेंज का होता है। ये कोलाइडी विलयन में विलेय की कणों की, मैं ध्यान रखना विलेय की कणों की बात कर रहा हूं, चूंकि कोलाइडी विलयन है। अब हम इसको कह सकते हैं परक्षिप्त प्रावस्था। परक्षिप्त प्रावस्था के कणों का आकार है ये विलेय के कणों का आकार। अब यहां ना क्या करें, क्या कह सकते हैं, परक्षिप्त प्रावस्था। परक्षिप्त प्रावस्था को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिस्पर्स्ड फेज के कणों का साइज लगभग इतना रहता है, इतने से इतने के बीच में। इनके बारे में और बातें जान लें कि सामान्य आंखों से, सामान्य आंखों से होमोजीनियस का मतलब समझते हो ना, समांगी दिखाई देते हैं। होमोजीनियस लिख रहा हूं मैं, समांगी। दिखते हैं, परंतु वास्तव में ये हेटेरोजीनियस यानी विषमांगी, वास्तव में ये विषमांगी हेटेरोजीनियस होते हैं। आप समांगी का मतलब समझ लीजिए, विषमांगी का मतलब समझ लीजिए। होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस दो वर्ड आ गए सामने। होमोजीनियस का मतलब जब विलेय और विलायक, यहां हम लोग विलेय विलायक ना कहें, क्या कहें, जब प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम की आइडेंटिटी एक हो जाए, यानी फेज P बराबर 1, आगे मैं बताऊंगा, होमोजीनियस, तब वो होमोजीनियस होते हैं। जब विलेय और विलायक यानी प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम मिलकर के एक हो जाए तो हम समांगी कहते हैं। लेकिन जब प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम की स्थिति आइडेंटिफिकेशन में आ जाए कि ये विलेय है और ये विलायक है, ये प्रक्षिप्त प्रावस्था है, ये प्रक्षेपण माध्यम है, तो हम उसको क्या कहते हैं, विषमांगी कहते हैं। यहां दोनों बातें इसलिए लिखी जा रही हैं कि सामान्य आंखों से तो जो होमोजीनियस दिखाई देते हैं, परंतु माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी से देखने पर वो पता चलता है कि ये वास्तव में विषमांगी होते हैं। विलेय के यानी प्रक्षिप्त प्रावस्था के कण अलग दिखाई दे रहे हैं, प्रक्षेपण माध्यम अलग है। चलिए अगली बात जान लेते हैं इसके बारे में, कोलाइडल स्टेट के बारे में। ये विलियन धुंधले होते हैं, ये विलियन धुंधले होते हैं। मतलब इनके बारे में क्या लिखा, ये विलियन पारदर्शी होते हैं और ये विलियन कैसे होते हैं, धुंधले होते हैं। धुंधले मतलब समझ रहे हो, आर पार दिखाई नहीं देता है, ठीक है। और इनके बारे में लिखते हैं, चर्म पत्र से धीरे धीरे विसरित होते हैं। ये विलियन चर्म पत्र में है, यानी पर्चमेंट पेपर, चर्म पत्र यानी पर्चमेंट पेपर से धीरे धीरे विसरित होते हैं। ये इनके बारे में बात बता दी हमने। अच्छा एक बात और, ये विलियन हमने बताया, ये विलियन कैसे होते हैं, स्थायी। ये विलियन स्थायी भी होते हैं, अस्थायी भी। तो दोनों बातें लिख रहा हूं मैं इनके बारे में, स्थायी भी और अस्थायी भी। अब जो कोलाइड विलियन होते हैं उनकी दो कैटेगरी होती हैं, एक द्रव विरोधी कोलाइड, वो तो अस्थायी होते हैं, और द्रव स्नेही कोलाइड स्थायी होते हैं।
तो इनको स्थायी भी कह सकते हैं, अस्थायी भी कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि जो कोलाइड विलयन द्रव स्नेही प्रवृत्ति के होते हैं वो स्थायी होते हैं, और जो द्रव विरोधी प्रवृत्ति के होते हैं वो अस्थायी होते हैं। और इनके एग्जाम्पल में हम लोग बात लिख सकते हैं, गोंद लिख सकते हैं, जिलेटिन लिख सकते हैं, स्टार्च लिख सकते हैं, स्टार्च का विलयन, और FeOH का होल थ्राइस का विलयन। ये बेटे सबके सब कोलाइडल सिस्टम में है। इनमें विलय के कणों का आकार 1 × 10⁻⁷ से 2 × 10⁻⁴ की रेंज का होता है। चलिए अब दो बातें निपट गई, तीसरी बात और कह लेते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं निलंबन विलयन। यानी इसको सस्पेंशन बोलते हैं, सस्पेंशन। ये तीसरे प्रकार का विलयन है जिसे हम लोग निलंबन विलयन कहते हैं। ये निलंबन विलयन क्या होते हैं? यहां विलय के कणों का आकार सबसे अधिक होता है। लिख रहा हूं मैं, विलय के कणों का आकार कणों का आकार 2 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर से अधिक, इससे अधिक होता है विलय के कणों का आकार। हेट्रोजीनियस होते हैं, हेट्रोजीनियस समझ लीजिए, मतलब विलय और विलायक के कणों की आइडेंटिटी क्लियर होती है, हेट्रोजीनियस होते हैं। अगली बात, ये ओपेक अपारदर्शी या ओपेक होते हैं। अपारदर्शी कहें या ओपेक कहें, ये अपारदर्शी होते हैं और चर्म पत्र से विसरित नहीं होते। चर्म पत्र से विसरित नहीं होते हैं, ये इनमें खास बात है। चर्म पत्र से ये विसरित नहीं होते हैं, ओपेक होते हैं। ओपेक के बारे में समझ लीजिए, ओपेक को एक्सप्लेन कर देता हूं मैं अभी। तो बेटे हमने बता दिया विलय के कणों का आकार 2 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर से अधिक होता है। हेट्रोजीनियस होते हैं, विषमांगी होते हैं, मतलब इनमें विलय और विलायक दोनों की आइडेंटिटी अलग अलग होती है। ओपेक यानी अपारदर्शी होते हैं। ओपेक का या मतलब समझ के रखना, अपारदर्शी। जो ट्रांसपेरेंट होते हैं ये धुंधले होते हैं। धुंधले के लिए शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं टर्बिड। ये धुंधले होते हैं और ये कैसे होते हैं? अपारदर्शी होते हैं, ओपेक होते हैं, चरम पत्र से विसरित नहीं होते हैं। और इनके बारे में एक और लास्ट बात, अस्थायी होते हैं। ये अस्थायी होते हैं, मतलब यदि इन विलयनों को कुछ देर के लिए स्टे कर लेने दें तो विलय के कण नीचे बैठ जाएंगे और विलायक ऊपर रह जाएगा। ठीक है, ये अस्थायी होते हैं। निलंबन विलयन इसीलिए कहते हैं, निलंबन विलयन इसलिए कहा जाता है इनको क्योंकि जैसे ही इन विलयन को कुछ देर के लिए स्थिर रख देते हैं तो विलय के कण नीचे बैठ जाते हैं। निलंबित होना कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? निलंबित होकर के नीचे बैठ जाना। इसीलिए इन विलयन को निलंबन विलयन यानी सस्पेंशन कहा जाता है। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं हम लोग रेत या मिट्टी का विलयन। रेत या मिट्टी का विलयन निलंबन विलयन की श्रेणी में आता है। रेत के विलयन को कुछ देर स्थिर कर दें तो रेत के कण नीचे बैठ जाते हैं और विलायक ऊपर रह जाता है। इसी प्रकार से मिट्टी का जलीय विलयन हो तो मिट्टी के कण नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और विलयन ऊपर रह जाते हैं। ये सेटल डाउन होने की क्रिया को निलंबन यानी सस्पेंशन कहा जाता है।
तो बेटे हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा। ये क्लासिफिकेशन किया गया है विलेय के कणों के आधार पर, इसको अंडरलाइन कर देता हूं मैं, विलेय के कणों के आधार पर, कणों के साइज के आधार पर। तो बेटा पहला साइज तो ये है, दूसरी साइज की कैटेगरी ये है, तीसरी साइज की कैटेगरी ये है। ध्यान रखेंगे सबसे बड़े साइज में ये होते हैं मिडिल क्लास, लोअर क्लास। सबसे छोटे कण जो है वास्तविक विलयन यानी ट्रू सॉल्यूशन। तो चलिए इस वीडियो को आप लोग इसमें छोटे छोटे प्रश्न बनाइए। ये प्रश्न आपको एग्जामिनेशन की तैयारी करवाएंगे। ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। अगले वीडियो में हम इस क्लासिफिकेशन को हम अंतर के रूप में स्टडी करेंगे और ये हम आपको सेंड करेंगे कि वास्तविक विलयन, कोलाइडल विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन विलयन में वास्तव में क्या अंतर है। वैसे मेरे ख्याल से अंतर इससे क्लियर हो गया होगा, फिर भी मैं अगले वीडियो में इस टॉपिक को फिर से लूँगा और उसके अंतर आपके साथ डिस्कस करूँगा। चलिए, उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसको नोट कर लें और तैयार करें। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, तैयार करें।